स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 और उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने ये पढ़ा था कि साउंड जो हैं उनको गुज़रने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्टडी करेंगे कि साउंड वेव की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। लॉन्गिट्यूडनल साउंड की नौइयत लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल का आपको नहीं पता होगा। ये स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो वेव हैं वो दो तरह की होती हैं, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको गुज़रने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उनको मैकेनिकल वेव कहते हैं। और ऐसी वेव जिनको गुज़रने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है उनको लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब फिर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया कि जो साउंड वेव हैं वो मैकेनिकल वेव है। साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है, लेकिन मैकेनिकल वेव तो दो तरह की होती है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। अब साउंड वेव इन दोनों में से कौन सी वेव है वो हम आज पढ़ेंगे कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ना कि ट्रांसवर्स वेव है। आज का जो हमारा टॉपिक है साउंड लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्या है और ट्रांसवर्स नेचर क्या है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या हैं और ट्रांसवर्स वेव क्या हैं। ये आप इसके लिए छोटी सी एक्टिविटी के ज़रिए आप इसको समझ सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक स्लिंकी स्प्रिंग लेंगे। स्लिंकी स्प्रिंग का मतलब है बहुत नरम सा ढीला स्प्रिंग लेंगे जो कि बहुत ही लचकदार होता है, उसको हम स्लिंकी स्प्रिंग कहते हैं। आप क्या करेंगे, स्लिंकी स्प्रिंग को की एक साइड को किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, किसी सख्त चीज़ के साथ बांध देंगे और दूसरी साइड से पकड़ के आप उसको अप एंड डाउन मूव करेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे। जब आप स्लिंकी स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करेंगे तो स्लिंकी स्प्रिंग में कुछ वेव ऐसे पैदा होगी। वेव पैदा होगी ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। ये जो वेव है ना इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे पानी में जो वेव पैदा होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। आप एक डोरी को पकड़ते हैं, डोरी को दीवार के साथ बांधेंगे, डोरी को दीवार के साथ बांध के जब दूसरी साइड से पकड़ के डोरी को अप एंड डाउन मूव करेंगे तो डोरी में कुछ ऐसे वेव पैदा होंगी। ये जो वेव होगी ये ट्रांसवर्स वेव होगी। हमारी जो आवाज़ की नेचर है वो ट्रांसवर्स नहीं होती है। हमारी आवाज़ की नेचर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे पैदा होगी, आप स्प्रिंग को पकड़ें, इसको आप मूव करें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब इसमें जो वेव पैदा होगी उसमें क्या होगा, स्प्रिंग कहीं पे कंप्रेस हो जाएगा, कहीं पे रेयरफेक्ट हो जाएगा, कहीं पे कंप्रेस हो जाएगा, कहीं पे रेयरफेक्ट हो जाएगा, कहीं पे कंप्रेस हो जाएगा। जब आप इसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेंगे तो उसमें कुछ वेव ऐसे पैदा होगी। इस वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब इसके लिए भी एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। आपने पिछले लेक्चर में ट्यूनिंग फोर्क के बारे में पढ़ा था। जो ट्यूनिंग फोर्क है, जब आप इसको साकन रखेंगे, साकन हालत में रखेंगे तो आप देखेंगे ये हवा के पार्टिकल हैं, हवा के पार्टिकल हैं जो कि इक्वली स्पेस हैं।
इनके दरमियान जो जगह है वो इक्वल है, हवा में किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क को किसी रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे या किसी ठोस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, आप देखेंगे कि आपको आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी। बेसिकली होता क्या है, आपको आवाज़ क्यों सुनाई देती है, जैसे ही हम ट्यूनिंग फोर्क को किसी ठोस चीज़ या रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, उसका फ्लिंग जो होता है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो जैसे ही वो वाइब्रेट करना शुरू करता है, वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, उसका ये फ्लिंग कभी इधर मूव करेगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। जैसे ही ये बाहर की तरफ मूव करेगा, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, जैसे ही बाहर की तरफ मूव करेगा, इसके जो करीब करीब हवा होगी ये इसको कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस करना मतलब दबा देना। उसके करीब जो हवा होगी वो दब जाएगी और दूसरा आगे जो हवा के पार्टिकल होंगे वो वैसे ही दूर दूर होंगे। अब क्या होगा, फ्लिंग पहले बाहर आया है, फिर अंदर की तरफ जाएगा। जैसे पहले यहाँ पे बाहर आया है, यहाँ पे फ्लिंग जो है वो अंदर की तरफ चला गया है। जब फ्लिंग अंदर की तरफ जाएगा तो उसके पास जो पार्टिकल होंगे वो दोबारा से फैल जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तब तक ये जो कंप्रेशन होगा ये मूव करके आगे चला जाएगा। अब इसके आगे जो पार्टिकल हैं ये वैसे ही दूर दूर होंगे। अब दोबारा से क्या होगा, फ्लिंग यहाँ से पहले बाहर आया, फिर फ्लिंग यहाँ से अंदर गया, फिर फ्लिंग यहाँ से बाहर की तरफ आएगा। जब फ्लिंग बाहर की तरफ आएगा तो उसके करीब करीब जो पार्टिकल होंगे वो दोबारा से कंप्रेस हो जाएंगे। अब यहाँ पहले रेयरफैक्शन था, अब यहाँ पे पार्टिकल क्या हो गए हैं, कंप्रेस। तब तक ये रेयरफैक्शन आगे चला जाएगा और ये कंप्रेशन जो होगा वो और आगे चला जाएगा। इसी तरह जैसे ही फ्लिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करेगा, हवा के पार्टिकल कभी कंप्रेस होंगे, कभी रेयरफैक्ट होंगे, कभी दब जाएंगे, कभी फैल जाएंगे। तो इस तरह जो पैटर्न होगा वो कुछ ऐसे होगा, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। इस तरह ये आवाज़ जब आपके कानों तक पहुंचती है तो आपके कानों पर जाके दबाव डालती है और वो दबाव की वजह से आपको आवाज़ महसूस होती है। तो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आपके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये पैटर्न जो होगा ये आपको सामने स्क्रीन पर भी दिखाया गया था। तो इसके आगे जो अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आवाज़ की खसूसियात। इसको हम डीपली अगले किसी लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।